नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी लाइफ पटना में। जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन चलने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन का जो टॉपिक हमारा है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश से पहले हम लोग देख चुके थे खिलजी वंश, ठीक है। तो मेडिएवल हिस्ट्री का चल रहा है, तुगलक वंश से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग खिलजी वंश का शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होने जा रहा है। बताइए, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है? क्या था मूल नाम? मोहम्मद हसन। क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो किसके दरबार, कहाँ से कहाँ तक के? बलवंत से लेकर बलवंत से मोहम्मद तुगलक, ठीक है। बताइए, अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? तबला और कौन सा? तबला और सही है, सितार ना? सितारे था, सितार था, तबला और सितार, ठीक है। अमीर खुसरो। बताइए कि इनके द्वारा जो राग का आविष्कार हुआ, कौन सा राग था? तिलक, साजगिरी, सरपादा, ठीक है। तिलक, साजगिरी और सरपादा, ये तीन राग का आविष्कार किए थे, इन्हीं के द्वारा प्रचलित किया गया था, ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा। चलिए बताइए कि अलाउद्दीन ने दिल्ली का सुल्तान कब बना? अलाउद्दीन कब बना दिल्ली का सुल्तान? 1296 में। कब? 1296 में, ठीक है। बताइए, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? अलाउद्दीन खिलजी। बचपन का नाम? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास, ठीक है। चलिए, अली और गुरसास, ठीक है। और बताइए कि बलबन का पहले वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। लेकिन गद्दी पर बैठा किस नाम से? गयासुद्दीन बलबन के नाम से, ठीक है। बताइए कि अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसके द्वारा घोषित किया गया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। जमायत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? गलत। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुब मीनार का पूरा निर्माण नहीं हुआ था, 1 मंजिला बना था, ठीक है। उसके बाद मरम्मत कौन करवाया? 3 मंजिल इल्तुतमिश, ठीक है। उसके बाद फिर आए फिरोज शाह तुगलक, फिर उनका निर्माण करवाए 2 मंजिल, भूकंप के झटके से गिर गया था, ठीक है। चलिए बताइए, अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बताइए, हजार खंबा महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा, ठीक है। बताइए, मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो मुहतसिब और नाजिर, ठीक है। चलिए बताइए कि मुबारक खान ने किसकी उपाधि धारण की थी? मुबारक खान ने खलीफा की। कौन से ऐसे शासक थे जो कि नग्न स्त्री और पुरुष का संगत पसंद था? मुबारक खान या मुबारक खिलजी, ठीक है। बताइए कौन से ऐसे शासक थे जो कि लंगे अपने राज दरबार में दौड़ते थे? मोहम्मद खान या खिलजी, ठीक है। मतलब मुबारक बोलिए, मुबारक खान या खिलजी, ठीक है। चलिए, खुसरो खान जो है, खुसरो खान ने किसको मरवा दिया? खुसरो खान ने किसको मरवा दिया? मुबारक खान को। और खुसरो खान कौन था? मुबारक खान के सेनापति मंत्री था। कौन था? मंत्री था, ठीक है। मंत्री था, ठीक है। तो पैगंबर
पैगंबर का जो सेनापति था, पैगंबर के सेनापति का उपाधि किसने धारण किया? खुसरो खान ने। पैगंबर के सेनापति का किसने उपाधि धारण किया? खुसरो खान ने। किसने? खुसरो खान ने। ठीक है। और खुसरो खान ने किसको मरवा दिया? मुबारक खान को। किसको मार दिया? मुबारक खान को। ठीक है। बताइए, जो खलीफा थे, बगदाद के खलीफा, उनके द्वारा दिया गया जो मोहम्मद गजनी को उपाधि था, कौन कौन सा था? मोहम्मद गजनी का सुल्तान था। सुल्तान सबसे पहले अपने आप को यामिन उद्दौला यामिन उद्दौला और यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला, यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्ला, ये उपाधि बगदाद के खलीफा ने मोहम्मद गजनी को दिया। ठीक है। चलिए, और सबसे पहले अपने आप को सुल्तान किसने कहा? सुल्तान गजनी ने ना, गजनी ने। लेकिन वैधानिक रूप से सुल्तान किसको मिला? बगदादी के खलीफा से इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश को। ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं तुगलक वंश की ओर। ठीक है। किसकी ओर? तुगलक वंश की ओर। तुगलक वंश से जाने से पहले बताइए कि खिलजी वंश के तीन शासक कौन थे? मुबारक खिलजी। ठीक है। जिसको किसने मरवा दिया? खुसरो खान ने। किसको? खुसरो खान ने। और खुसरो खान को पराजित करके गाजी मलिक या जो तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक जो थे, उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। देखिए अंतिम शासक हुए खिलजी वंश के खुसरो खान। कौन हुए? खुसरो खान। ठीक है। और खुसरो को किसने मरवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो को मरवा के कौन से वंश की स्थापना की? तुगलक वंश की। कौन से? तुगलक वंश की। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को। पूछेगा खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? खुसरो खान। कौन थे? खुसरो खान। ठीक है। खुसरो खान को किसने मरवा दिया? गयासुद्दीन तुगलक। और कौन से वंश की स्थापना कर दी? तुगलक वंश की। ठीक है। 1320 ईस्वी। 1398। ठीक है। 1320 से 1398 तक चला। ठीक है। बताइए, गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को क्या किया? पुनः लौटा दिया। ठीक है। तो गयासुद्दीन ने जो अलाउद्दीन के समय में लिया गया अमीरों की भूमि था, उसको क्या किया? पुनः लौटा दिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी जितना भी अमीरों का भूमि लिया था, सब गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया? सब लौटा दिया। ठीक है। अमीरों का भूमि को लौटा दिया। ठीक है। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो सिंचाई के लिए कुओं और नहरों का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्या बोले? सबसे अधिक कुआं से अभी खेती की हाँ, कुआं वहाँ पर होता है खेती कुआं से। ठीक है। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और सिंचाई के लिए कुआं और नहरों का निर्माण कौन करवाते थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर कौन से नाम का एक नया शहर स्थापित किया? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसने स्थापित किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक कौन से शहर का स्थापना किया? तुगलकाबाद। कौन सा? तुगलकाबाद। बिहार का बहुत आदमी वहाँ रहते हैं। तुगलकाबाद। कौन से? तुगलकाबाद। रोमन शैली में निर्मित जो ये नगर है, एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। ठीक है। इसी में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ है। तो पूछेगा कि तुगलकाबाद जो है कौन से शैली में है निर्मित है? रोमन शैली में। कौन से? रोमन शैली में। तुगलकाबाद का निर्माण कौन से शैली में हुआ है? रोमन शैली। कौन से? रोमन शैली में। ठीक है। और तुगलकाबाद का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तुगलकाबाद में एक दुर्ग बनाया गया है। ठीक है। और उसी दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? 56 कोट। कौन सा? 56 कोट। 56 कोट के नाम से किससे जाना जाता है? तुगलकाबाद में स्थित एक दुर्ग को। तुगलकाबाद में स्थित एक दुर्ग को किस नाम से? 56 कोट के नाम से। तुगलकाबाद शहर का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। कौन से शैली में निर्माण हुआ है? रोमन शैली में। उसमें एक दुर्ग है, उसका क्या नाम है? 56 कोट। क्या? 56 कोट। ठीक है।
गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई वो 1325 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल के अभियान से लौटते समय, ठीक है। तो बंगाल के अभियान से लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, उसी समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई, ठीक है। एक स्टेज बनाए थे जूना खां, उनका प्लानिंग ही था कि ये मरवा देना, ठीक है। तो हाँ, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। तो जूना खां ने एक लकड़ी का निर्मित लकड़ी का महल बनवाया था, ठीक है। महल उसी से दबकर किसका मृत्यु हो गया? गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। तो पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक कहाँ से लौट रहे थे और उनकी मृत्यु बंगाल के अभियान से, ठीक है, बंगाल के अभियान से लौट रहे थे, ठीक है। तो बंगाल के अभियान से लौटते समय किनके द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में जूना खां, ठीक है, जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल था, ठीक है। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किनके द्वारा निर्मित लकड़ियों के महल से हो गई? जूना खां। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ से लौट रहे थे? बंगाल विजय से, बंगाल से, कहाँ से? बंगाल से, ठीक है। बताइए गयासुद्दीन के बाद कौन आए? उलूग खां या जूना खां, ठीक है। जूना खां का प्लानिंग ही था ऐसा, ठीक है। अब जूना खां आ गए, ठीक है। तो जूना खां आए तो जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। किसके नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। यही जूना खां है, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो गयासुद्दीन के बाद उलूग खां बोलिए या जूना खां बोलिए या मोहम्मद बिन तुगलक बोलिए, सब उन्हीं का नाम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा कौन? जूना खां या उलूग खां या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो बताइए उलूग खां ने किसको मरवा दिया? गयासुद्दीन तुगलक को। कैसे? लकड़ी का महल बनवा, ठीक है, लकड़ी के महल बनवा के, ठीक है। कहाँ से लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक? बंगाल अभियान से, ठीक है। चलिए, मध्यकालीन सभी जितने भी सुल्तान हुए उसमें मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन उनका ज्यादातर योजना असफल हो जाते थे, ठीक है। उनको तो यहाँ तक कि राजधानी भी बदलना पड़ गया था, ठीक है। मुद्रा भी चेंज किया था। तो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी उनके द्वारा किया गया था। कोई लेखक ऐसा भी बोलते हैं कि वहाँ के जितना भी निवासी थे बहुत को घोड़े से बांध कर सबको घसीटते ले गया था, ठीक है। इसलिए वो कोई ऐसी था, कोई इतिहासकार जो मरा था तो बोला था कि अंततः लोगों को इससे राजा से छुटकारा पाया लोगों और की मृत्यु जनता राजा को इसलिए। लेकिन अच्छा था, लेकिन इसका जो भी योजना बनाता था ना, ये सोच के बनाता था कि पास हो जाएगा लेकिन फेल हो जाता था, लेकिन योजना ठीक ठाक था। लेकिन मोदी जी भी योजना लाता है, सब देता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक आते हैं उनका योजना फिर सफल रहता है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक पढ़े लिखे शिक्षित विद्वान होते हुए भी इनका योजना पास नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का ऐसा योजना आता था कि सनक भरी होता था, ठीक है। ये ऐसा योजना लाते थे कि ऐसा मुद्रा लाते थे कि मुद्रा अपने से लोग छापने लगा, वैसा मुद्रा था, ठीक है। हाँ। क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशाचु कहा जाता था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनका सनक भरा योजना होता था, ठीक है। क्रूर योजना होता था, कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण, यानी कि सुख दुख के प्रति अपेक्षा नहीं रखता था, उपेक्षा रखता था, ठीक है। तो उसके प्रति रखने के कारण इनको क्या कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल, रक्त पिशाचु। तो हाँ, तो स्वप्नशील पूछेगा कि तुगलक वंश के कौन से ऐसे शासक थे जिन्हें स्वप्नशील, पागल और रक्त पिशाचु के नाम से जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये कैसे थे? विद्वान, पढ़े लिखे, शिक्षित थे, ठीक है। फिर भी इन्हें क्या कहा जाता था? पागल, रक्त पिशाचु और स्वप्नशील, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए कौन से नवीन विभाग की स्थापना की? अमीर ए कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पूछेगा कि अमीर ए कोही
निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कृषि कृषि से। विभाग किससे? कृषि से। अमीर एक कोही किससे संबंधित है? कृषि कृषि से। से। किससे? कृषि कृषि से। से। और अमीर एक कोही किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ का स्थानांतरित कर दिया था? देखिए, पहले तो दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, ठीक है, ठीक है। और इसी का नाम जो है दौलताबाद रखा। किसका? देवगिरी का, ठीक है। देवगिरी का ही नाम क्या रख दिया? दौलताबाद, ठीक है। और वहीं के शासक थे रामचंद्र यादव वंश के, ठीक है। राजा यादव वंश के शासक रामचंद्र। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ कर दी थी? दिल्ली से दिल्ली से देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी। और देवगिरी का नाम क्या कर दिया? दौलताबाद। दौलताबाद। तो पूछेगा कि देवगिरी का नाम दौलताबाद किसने कर दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवान एक कोही नामक एक कृषि विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसे स्वप्नशील सनकी रक्त पिशाचु मोहम्मद बिन तुगलक पागल कहा जाता है? किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। उनका सनकी योजना होता था, ठीक है। बताइए, कौन सबसे पहले ऐसा शासक थे जिन्होंने नहर का निर्माण करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद में एक दुर्ग था, उसका नाम क्या था? छप्पन कोट। क्या था? छप्पन कोट। क्या था? छप्पन कोट, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में, अच्छा, कौन से ऐसे शासक थे जो कि अमीरों का भूमि वापस किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन अमीरों से भूमि कौन लिए थे? अलाउद्दीन किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया? वापस कर दिया, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, ठीक है। वो प्रत्येक जितने भी मलिक थे उनके सम्मान में 2 पोशाक दिया करते थे, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में, पहनने के लिए। हाँ, तो मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिए करते थे, एक जाड़े और एक गर्मी में। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक पोशाक दान करते थे, एक जाड़े वाला, एक गर्मी वाला, ठीक है। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल जो कि खुरासान से एक पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़ा फल जो कि खुरासान से मंगवाया जाता था एवं पीने योग्य गंगा जल मंगवाया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए गंगा जल पीने के लिए मंगवाते थे और ताज़ा फल मंगवाया जाता था डाक द्वारा, ठीक है। कहाँ से? खुरासान से आता था। तो ताज़ा फल मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहाँ से आता था? खुरासान से। और पीने के लिए पानी कौन सा आता था? गंगा जल। कौन सा? गंगा जल, ठीक है। चलिए, समझ रहे हैं कि विद्वान थे तो अपना स्वास्थ्य भी ध्यान रखते थे, ठीक है। तो ताज़ा फल खाते थे और पानी भी शुद्ध पीते थे, समझ के मतलब। चलिए, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी मुद्रा बनवाई थी? कांसा का एक फरिश्ता के अनुसार कांसा। तांबा का बनवाया था बरनी के अनुसार। बरनी ने कहा था कि तांबा का सिक्का बनवाया था, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और धातुओं के सिक्के बनवाए जिनका मूल्य चांदी के रुपये टंका के बराबर होता था। बताइए, कांसा का सिक्का बनवाया और तांबा का, और इसका मूल्य चांदी के सिक्के टंका के बराबर कर दिया। क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। तो लोग छापना शुरू कर दिया, अपने घरे में छापना शुरू कर दिया, समझ गए मतलब। तो मुद्रा का भी ये योजना इनका असफल हो गया, ठीक है। तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ कृषि पर टैक्स लगाया था, मनियर्स के। कृषि पर टैक्स लगाया, तो जिस साल कृषि पर टैक्स लगाया उसी साल सुखाड़। सही बात। चलिए, एडवर्ड थॉमस जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को बोले कि प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दी? एडवर्ड थॉमस ने। किसने?
एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि से किसे दिया गया, किसको दिया गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसके द्वारा? एडवर्ड थॉमस द्वारा। प्रिंस ऑफ मनियर्स, प्रिंस ऑफ मनियर्स, ठीक है, लोग की मनी कराते हैं ना। प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन दिया? एडवर्ड थॉमस। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रयोग चीन के कुबलाई खां कुबलाई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था, ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग जो है चीन के कुबलाई खां, इससे जो सांकेतिक मुद्रा था कुबलाई खां और ईरान का गजन खां के नाम से नामक मंगोल शासक ने भी इसका प्रयोग किया था, ठीक है, इस सांकेतिक मुद्रा का। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, ठीक है, ये कैसा कहाँ का था? अफ्रीकी यात्री मोरक्को का था, लगभग इसने रेहला लिखा था, ठीक है। इब्न बतूता जो है वो लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे क्या कहा? दिल्ली का काजी नियुक्त किया, ठीक है। काजी मतलब होता है न्यायाधीश, ठीक है। तो दिल्ली का काजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किसको नियुक्त किया? इब्न इब्न बतूता बतूता को। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? मोरक्को के। कहाँ के? मोरक्को के, अफ्रीकी देश है मोरक्को, ठीक है। मोरक्को और यूरोप के बीच में है स्पेन, दोनों के बीच में कौन सा? जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। मोरक्को और स्पेन के बीच कौन सा संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। बताइए, इब्न बतूता जो है उसने क्या लिखा था? रेहला। क्या लिखा था? रेहला, ठीक है। सुल्तान ने इसे क्या नियुक्त किया? दिल्ली का काजी दिल्ली का काजी। किसको? इब्न बतूता, ठीक है। सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। किसको? इब्न बतूता को। कैसा? इब्न बतूता को, ठीक है। इनको राजदूत भी बना दिया इब्न बतूता को, दिल्ली का काजी भी बना दिया इब्न बतूता को, एम्बेसडर, ठीक है। इब्न बतूता का जो पुस्तक है रेहला, क्या है? रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय में की घटनाओं का वर्णन है। पूछेगा कि रेहला में किस शासक का वर्णन मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। रेहला में किस शासक का वर्णन मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक का, या जूना खा का, या उलूग खा का, या उलूग खा का, ठीक है। जूना खा ने किसको मरवा दिया था? गयासुद्दीन तुगलक को। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है। कैसे? लकड़ी का बाल बनवा के, स्टेज बनवा के उसी में दब के मर गए, ठीक है। चलिए बताइए, इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, जो विदेशी व्यापार आए थे उसके आवागमन, कौन से? रेहला में डाक चौकियों की स्थापना, यानी डाक व्यवस्था तो उस समय इतना अच्छा था कि डाक से मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजा फल आता था खुरासान से, और गंगा जल आता था पानी के लिए, ठीक है। तो ऐसा डाक व्यवस्था था। तो डाक व्यवस्था के भी बारे में रेहला में लिखा गया है, ठीक है। डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। किसमें? रेहला में। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है, यानी कि नगाड़ा बजता था और भारी ध्वनि होता था नगाड़ा का, उसके बीच स्त्री क्या होती थी? सती होती थी, ठीक है। सती समझ रहे हैं? तो जब पति मरते थे तो उस समय उनको भी मरना पड़ता था, तो सती ऐसा होता था, ठीक है। तो ये ठीक नहीं था। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी कि इसके कथन के अनुसार किसके? रेहला के कथन के अनुसार जो सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति लेनी पड़ती थी, ठीक है। सती होने के लिए कौन अनुमति देते थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन देते थे? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये सब रेहला में लिखा गया है। तो रेहला में डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सती प्रथा, ये सब के बारे में लिखा गया है, ठीक है। कौन बजाता था? और नगाड़ा अकबर बजाते थे, ठीक है। वीणा कौन बजाते थे? APJ अब्दुल कलाम बजाते थे, ठीक है। चलिए, और वीणा समुद्रगुप्त भी वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है, ठीक है, सिक्के पर, ठीक है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय एक थे जिया नक्शबी वो पहले व्यक्ति थे जिसने संस्कृत कथाओं की
एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। यानी संस्कृत कथा, जितना भी श्रृंखला था संस्कृत कथा का, उनका अनुवाद कर दिया था फारसी में। ठीक है, जिया नक्शवी ने, किसने? जिया नक्शवी ने। यानी कि जिया नक्शवी को फारसी का भी ज्ञान है और जिया नक्शवी को संस्कृत का भी ज्ञान है। ठीक है, तो ही उन्होंने क्या कर दिया, संस्कृत के कथाओं को फारसी में अनुवाद किया। किसने? जिया नक्शवी ने। किसने? जिया नक्शवी ने। पूछेगा जिया नक्शवी किनके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। जिया नक्शवी कौन से अनुवादक करते थे? संस्कृत से फारसी, संस्कृत का फारसी में। किसने? जिया नक्शवी ने। ठीक है, कौन से वंश के अंतर्गत थे? तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे जिया नक्शवी। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने जो जीन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जीन प्रभु सूरी जो थे उनको, वो जैन साधु थे, उनको बुलाकर क्या किया? सम्मान प्रदान किया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि लिबरल थे धर्म के प्रति मोहम्मद बिन तुगलक, तभी तो जैन साधु को भी बुलाकर सम्मान प्रदान करते हैं। ठीक है, बोलिए। अच्छा, वो पूरा हो जाएगा। जीन प्रभु जो थे सूरी नामक जो साधु थे, जैन साधु थे, उनका क्या किया मोहम्मद बिन तुगलक ने? आदर सत्कार किया, सम्मान किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जीन प्रभु सूरी का। ठीक है, चलिए, इस पुस्तक का नाम तूती नामा। कौन से? फारसी में जो अनुवाद किया था, जो जिया नक्शवी थे फारसी में जो अनुवाद किए थे, वही उस पुस्तक का नाम तूती नामा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिया नक्शवी जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहते थे, उन्होंने फारसी भाषा में, संस्कृत से फारसी भाषा में एक पुस्तक का ट्रांसलेट किया। उस पुस्तक का नाम क्या था? तूती नामा। क्या था? तूती नामा। क्या था? तूती नामा, जिसमें एक तोता एक ऐसी वीरहीनी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। ठीक है, तो एक तोता ऐसा वीरहीनी नायिका थी, वो वीरहीनी नायिका के पति यात्रा पर गए थे और उनको उनकी कहानी सुनाता है। ठीक है, चलिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1351 ईस्वी में। कब? 1351 ईस्वी में। ठीक है, 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय खट्टा के निकट गोडाल में हो गई। ठीक है, खट्टा के निकट गोडाल में हो गई। खट्टा के निकट गोडाल में हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हो गई? खट्टा के निकट गोडाल में हो गई। खट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ जा रहे थे उस समय? सिंध जा रहे थे। ठीक है, सिंध जा रहे थे, पाकिस्तान से। ठीक है, देख रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक का कहाँ से ताजा फैला रहा था? खुरासान, पाकिस्तान से। वो भी किसके द्वारा? डाक द्वारा। डाक व्यवस्था उस समय अच्छा था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का गंगा जल भी आ रहा था डाक द्वारा। ठीक है, गुप्तचर भी उस समय बढ़िया था। ठीक है, तो ये सब किस में लिखा गया था? रेहलाम में। ठीक है, चलिए, और सती प्रथा के भी बारे में रेहलाम में लिखा गया था। और सती प्रथा होने के लिए किससे अनुमति लेना पड़ता था? राजा सुल्तान से। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1351 ईस्वी में। कहाँ? किसके निकट? ठट्टा के निकट। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। इधर मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहे थे और उधर हरिहर एवं बुक्का दक्षिण में क्या कर दिए? विजयनगर की स्थापना कर दी। ठीक है, तो पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके समकालीन हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हुआ था। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने। उस समय उत्तर भारत में इधर शासन कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ऐसे वो भी देवगिरी लेते आए थे, तो वो भी दक्षिण में ही है, देवगिरी, दौलताबाद। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे उसके समकालीन थे कौन? हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, पूछेगा हरिहर एवं बुक्का किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे। ठीक है, उन्होंने कौन से नगर की स्थापना की? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। कब की? 1336 में। कब की? 1336 में। दोनों भाई था 1336 में। ठीक है, और 1333 में कौन आए थे? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ठीक है, मोरक्को से। चलिए, महाराष्ट्र में जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, अलाउद्दीन बहमन शाह, वो वाला ईस्वी याद रखिएगा, 1336 इम्पोर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है,
महाराष्ट्र में जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। याद रखिएगा, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। पूछेगा बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। बहमनी राज्य की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में। कब? 1347 ईस्वी में। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी जो है वो क्या लिखता है? मोहम्मद बिन तुगलक जब मृत्यु हो गया तो एक लेखक थे बदायूनी लिखते हैं उनके बारे में कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी कि लोगों को उनसे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, यानी कि मर गए तो मुक्ति मिल गया लोगों से, तो लोगों को उनसे मुक्ति मिली और उनको लोगों से मिल गई। ये किसने बोला? किसका कथन था? बदायूनी का। किसका? बदायूनी का। किसका? बदायूनी का। ठीक है। परेशान करता था। जैसे इसका जो राजा उजा था, बोल गए दिल्ली चेंज करेंगे राजधानी, सब सामान उठा और चल। ये तो राजा था, तो घोड़ा पर बैठ के जाता था और घसीटले सब ले जाता, आधा बेसी मर जाता था रास्ते में। ठीक है। महाराष्ट्र में जो अलाउद्दीन बहमन शाह थे, इन्होंने क्या किया? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक जो शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन का। किसका? शेख अलाउद्दीन का। तो मोहम्मद बिन तुगलक पूछेगा किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन का। और जो अमीर खुसरो थे वो किनके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। किसके? निजामुद्दीन औलिया के। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहां से कहां तक वंश को देख लिया था? बताइए। बलबन से लेकर के तुगलक वंश तक देख लिए थे। कौन? अमीर खुसरो। तोते हिंद, यानी कि भारत का तोता के नाम से जाना जाता था। उन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। ठीक है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो उनके किनके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन के। शेख अलाउद्दीन के। ठीक है। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। देखिए, बहुत ही ये पढ़ा लिखा था, बुद्धिमान था। ठीक है। काम तो ये सोच रहा था कि हम अच्छा कर रहे हैं। ये सबसे पहले शासक थे, सबसे पहले शासक थे जो कि शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर गए थे। अजमेर में है ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लोग जाते हैं। ठीक है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती तो सबसे पहला शासक थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक गए थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। ठीक है, जो अजमेर में है। ठीक है। और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया था। ठीक है। बहुत फेमस जगह है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है। ठीक है। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सबसे पहले कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर सबसे पहले कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में भी गए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये चूंकि शेख अलाउद्दीन के शिष्य थे। ठीक है। किसके शिष्य थे? शेख अलाउद्दीन के। कौन से ऐसे शासक थे जो कि जैन धर्म के एक को सम्मानित किया? किसको? जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ में? मुलहिम दिल्ली में शेख और मुल्तान में इतना को शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। देखिए, याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो बदायूं में मीरन मुहमिल। ठीक है। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। देखिए, कितना इम्पोर्टेंट सब मकबरे का निर्माण करवाए मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख नुकरुद्दीन और अजूधान में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। समझ रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट सब मकबरा बनवाए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर पहला शासक थे जो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का निर्माण करवाया, गए थे वहाँ पर भी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत ही इम्पोर्टेंट मकबरे का निर्माण करवाया। ठीक है।
किनके किनके कब्र पर? बदायूं में जो मीरन मुहलिम है उनके कब्र पर, ठीक है। और दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन के कब्र पर, ठीक है, मकबरा बनवाए। और अजूधन में शेख मुल्तान के कब्र पर मकबरा बनवाए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मीरन मुल्हिम कहाँ पर है? बदायूं में। कहाँ पर है? बदायूं में, ठीक है। दिल्ली में क्या है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का ही शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। शेख रुकनुद्दीन कहाँ पर है? मुल्तान में। कहाँ पर? मुल्तान में। शेख रुकनुद्दीन कहाँ पर है? मुल्तान में, ठीक है। शेख मुल्तान कहाँ पर है? अजूधन में। कहाँ पर है? अजूधन में। शेख मुल्तान कहाँ पर है? अजूधन में, ठीक है। जानते हैं कि पाकिस्तान में, ठीक है। शेख अजूधन कहाँ पर है? अजूधन में क्या है? शेख मुल्तान है। क्या है? शेख मुल्तान है, ठीक है। चलिए, फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक जो है वो कहाँ पर हुआ? ठट्टा के निकट, क्योंकि ठट्टा के निकट ही मृत्यु हो गया था किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। और वहीं पर से शेख जो फिरोज शाह तुगलक है उनका राज्याभिषेक शुरू हो गया, ठीक है। राज्याभिषेक फिरोज शाह तुगलक का कहाँ हुआ? ठट्टा के निकट, ठीक है। कहाँ हुआ? ठट्टा के निकट। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में। ठट्टा के निकट तो हो गया क्योंकि वहाँ पर मृत्यु हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, तो वहाँ फिरोज शाह तुगलक का क्या हो गया? राज्याभिषेक हो गया फिर, ठीक है। लेकिन फिर से राज्याभिषेक हुआ मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक का, कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है। खलीफा द्वारा इसे क्या कहा गया? कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई, ठीक है। कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि किसे दी गई? किसे दी गई? फिरोज शाह तुगलक को दी गई। किसे दी गई? फिरोज शाह तुगलक को। किसके द्वारा? खलीफा द्वारा। तो खलीफा द्वारा क्या बोले? दिया गया पद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इधर बगदाद के खलीफा थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पद था, तो उनके द्वारा दिया गया उपाधि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो खलीफा ने उनको उपाधि दिया था कासिम अमीर उल मोमिन। कासिम अमीर उल मोमिन। कासिम अमीर उल मोमिन, ठीक है। की उपाधि मिला था किसको? फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। अच्छा, अमीरों की भूमि वापस किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक को किसने मरवा दिया? उलूग खान ने, ठीक है। उलूग खान द्वारा बनाया गया, उलूग खान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनाया गया लकड़ी का महल के द्वारा, ठीक है। बताइए, कासिम अमीर उल मोमिन के नाम से किससे जाना जाता था? फिरोज शाह तुगलक को। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर देखिए 24 जो कर थे बहुत कष्टदायक थे, ठीक है। वो लगाया गया होगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। सबको समाप्त करके बहुत सारे जो टैक्स थे, जो कष्टदायक टैक्स थे, वो किनके द्वारा लगाया गया होगा? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। शायद उनके द्वारा ही लगाया गया होगा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, कष्टदायक कर, ठीक है। वो सारे कष्टदायक कर को समाप्त करके 4 कर रखे थे मौत्र: खराज, खुम्स, जजिया और जकात, ठीक है। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात, ठीक है। खराज जो है उसको लगान कर कहा जाता है। खराज कैसा कर था? लगान कर था। और खुम्स कैसा था? युद्ध में लूट का माल। खुम्स कैसा था? युद्ध में लूट का माल, ठीक है। युद्ध करके जो लूट लेता था उसी का माल था खुम्स, ठीक है। कौन सा ऐसा शासक थे जो कि लूट के माल को कितना थी? 1/4 से 3/4 लेते थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 1/4 से 3/4 कर दिए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। बताइए, खुम्स क्या होता था? लूट का धन, ठीक है। जजिया क्या होता था? जजिया कर लिया जाता था ना उस समय, ठीक है। जकात, ठीक है, ये सब कर वसूला जाता था। तो पूछेगा कि
जितने भी 24 कर थे उनको समाप्त करके मात्र 4 कर रखने वाले शासक कौन हुए? फिरोज शाह तुगलक। कौन हुए? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक के समय में 4 कर कौन कौन सा लिए जाते थे? 4 कर कौन कौन सा लिए जाते थे? खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। खराज, खुम्स, जजिया, जकात। ठीक है, खराज, खुम्स, जजिया, जकात। ये किनके द्वारा लिया जाता था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, बताइए खुम्स क्या होता था? युद्ध में लूट का माल। ठीक है, चलिए फिरोज तुगलक जो थे वो ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। कौन? फिरोज तुगलक। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो अन्य धर्म के भी प्रति लिबरल थे। ठीक है, उतना कठोर नहीं थे। ठीक है, जजिया कर ये सब नहीं लगाए थे, समझे कि मतलब। लेकिन फिरोज शाह जानते हैं मतलब जो ये लगाए थे ना अच्छा पर और ब्राह्मण जोर पर से नहीं बोलिए लगाता था, ताकि ये भी समझे जजिया कि कर ब्राह्मण पर नहीं लगाता था, ताकि मतलब सोचता था कि सब ब्राह्मण है, मांग के खाने वाला है क्या। कौन नहीं लगाते थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ। तो लास्ट में जब ये आया फिरोज शाह तुगलक बोला कि ना सबसे ज्यादा पैसा अब यही सब कमा लो पानेरी, बोला इसी पर लगाओ, तो ये लगा दिया था। लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर पहले हाँ, तो ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक थे। तो याद रखिएगा पहला मुसलमान शासक कौन थे जो कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक ने एक नया कर जो कि सिंचाई कर भी लगाया था। कौन सा? सिंचाई कर। फिरोज शाह ने एक नया कर लगाया था, सिंचाई कर। कौन सा? सिंचाई कर। सिंचाई कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, हाँ। देखिए सिंचाई कर भी लगा दिए थे फिरोज शाह तुगलक। 2 को एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। ठीक है, और कौन सा? उपज का 1/10 भाग लिया करता था। हाँ बोलिए, लेकिन 2 को एक्स्ट्रा जोड़ दिया। क्या 2 एक्स्ट्रा? टैक्स टैक्स सिंचाई कर और जजिया कर तो पहले था, पर जजिया का तो था, लेकिन था, यहाँ सिर्फ जो ब्राह्मण पर नहीं था। ब्राह्मण पर नहीं था, ब्राह्मण पर लगा। और फिर सिंचाई पर नहीं था, नया जोड़ा। ठीक है, चलिए फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो सिंचाई कर लगाने लगे। सिंचाई कर कितना लिया जाता था? 1/10। कितना? 1/10। 1/10 तो 10% का कम ही हुआ। ठीक है, तो उस समय मौर्य वंश के समय में 1/10 टैक्स लिया जाता था, समझे कि नहीं मतलब। और 1/10 भी टैक्स नहीं देने पर क्या क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। उतना कम है, उतना भी नहीं दीजिएगा तो मृत्यु दंड हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश के समय में। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई कर कितना लगाया गया था? 1/10। फिरोज तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। कितने? 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, और सबसे पहला नहर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। सही है, गयासुद्दीन तुगलक ने पहला शासक थे जो कि नहर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था। ठीक टैक्स है, लगाया तो उसका ठीक सुविधा है, भी तो गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए कुआं भी बनवाए थे। गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई के लिए नहर भी बनवाए थे। गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक थे जो कि नहर का निर्माण करवाए थे। ठीक है, लेकिन 5 बड़े नहर का निर्माण कौन करवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। तो पूछेगा कि 300 नए नगरों की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन से? फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें हिसार है, फिरोजाबाद है, याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के नाम से फिरोजाबाद। ठीक है, फिरोजाबाद है, हिसार है, ठीक है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, फिरोजपुर है। ठीक है, ये सब किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो 300 नए नगरों की निर्माण स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जिसमें इम्पोर्टेंट है 5 गो, याद रखिएगा। हिसार शहर किसने बनवाया? हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। ठीक है, फिरोजाबाद कहाँ पर है? दिल्ली में। फिरोजाबाद कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, हिसार है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर। ठीक है, तो फ से ही 3 गो नाम है, फिरोजपुर, फतेहपुर और फिरोजाबाद। ठीक है, फ से फिरोज शाह तुगलक, फ से जौनपुर, एक हिसार। ठीक है, इसके शासनकाल में जो खिज्रबाद थे,
खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। एक दुर्ग था जिसका ठीक नाम है। था छप्परकोट। और उनमें एक दुर्ग था, उनका नाम क्या था? छप्पन कोट। क्या था? छप्पन कोट। ठीक है, किसके अंदर दुर्ग था? तो यही तुगलकाबाद के अंतर्गत। ठीक है, नागर शैली चलता था। रोमन से रोमन शैली में बना था। ठीक है, रोमन शैली। कहाँ रहते हैं? ठीक है, चलिए चलिए बोलिए, हमको नींद आ रहा है। बताइए, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। ठीक है दोस्तों, सुबह 6 बजे से हम लोग स्टार्ट किए हैं और जान रहे हैं कि 6 बजे उठना थोड़ा बहुत लोगों को मुश्किल होता है, तो इनको नींद आ रही है, तो आप लोग थोड़ा जल्द कमेंट करके बोलिएगा। कमेंट कीजिए। आप लोग का जल्दी जल्दी सब्सक्राइब हुआ, 1000 हुआ तो लाइव आने में इनका नींद भी आप देख सकते हैं, तोड़वा भी सकते हैं, ये भी लाज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। ठीक है, टोपरा गांव में। तो किनके स्तंभों को किसके शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक के समय में। किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। तो खिजराबाद एवं मेरठ से, खिजराबाद से भी लाया जो कि टोपरा में, दिल्ली टोपरा नहीं बोलते हैं, तो खिजराबाद यानी कि टोपरा गांव और मेरठ से दोनों से अशोक के 2 स्तंभ को लाए थे दिल्ली। किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो पूछेगा कि दिल्ली टोपरा, ठीक है, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ जो उनका स्तंभ था अशोक का, पहले मौर्य वंश में पढ़ चुके थे, अशोक का स्तंभ था दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, वो लाए गए थे मेरठ से दिल्ली और टोपरा से दिल्ली 2 स्तंभ को। ठीक है, ये स्तंभ किसके शासनकाल में आया? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, जितने भी अनाथ मुस्लिम महिला थी और विधवा थी और लड़की थी, कि उनकी सहायता के लिए एक विभाग दीवान एक खैरात का निर्माण करवाया। ठीक है, दीवान एक खैरात विभाग का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, हाँ, विधवा, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए एवं लड़कियों की सहायता के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए। ठीक है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग दीवान एक खैरात विभाग की स्थापना की। और दीवान अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, दीवान एक कोही, अमीर एक कोही। ठीक है, अमीर एक कोही। और दीवान एक खैरात किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ये महिलाओं के लिए। ठीक है, दीवान एक खैरात किसके लिए? महिलाओं के लिए और लड़की के लिए। और विधवा लड़की, विधवा महिला, विधवाओं, ठीक है, चलिए। और दीवान एक अमीर एक कोई किसके लिए? कृषि के लिए। याद रखिएगा ये सब विभाग किसके लिए बना था और कौन से शासक थे। ठीक है, दीवान एक खैरात किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। कौन से किसके लिए बना था? महिला के लिए, विधवा मुस्लिम, अनाथ मुस्लिम महिला, विधवाओं और लड़कियों के लिए। और अमीर एक कोई किसके लिए? कृषि के लिए। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, सल्तनत कालीन जो सुल्तान थे उसके शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय था। ठीक है, ठीक है, जितना भी सल्तनत सुल्तान थे, सल्तनत काल के सुल्तान थे। सल्तनत काल कौन कौन से होते हैं? सल्तनत काल आपका खिलजी वंश होगा, ये सब खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सब कौन सा वंश? गुलाम वंश, सब कौन है? सल्तनत काल है। सैयद वंश, लोधी वंश। तो जितने भी सल्तनत काल हुए, सल्तनत हुए, सबसे ज्यादा गुलाम किनके पास था? फिरोज शाह तुगलक के पास। किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास। तो सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासन काल में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास थी? फिरोज शाह तुगलक के पास। किसके पास थी? फिरोज शाह तुगलक के पास। लगभग इतना 1,80,000 दास रहते थे फिरोज शाह तुगलक के समय में। 1,80,000 दास रहते थे। कौन सा दास है? दास होता था बोलिए, कि बोलिए। मतलब कि दास आप मतलब कौन सा? क्लियर पूछिए।
दास मतलब क्या है? दास मतलब उनकी सेवा में जाति रहते नहीं था थे, इसमें, सेवा में दास का रहते मतलब थे। जाति नहीं था। ठीक है, सेवा के जैसे कि तरह से बोल आपको सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको खाना मिलेगा, आप चुपचाप चलिए बना रहना है। चलिए दासों की देखभाल के लिए, चलिए दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। देखिए, अब दास रखते थे तो दास का भी देख रेख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दास की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान की स्थापना की। तो पूछेगा कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने की? फिरोज फिरोज शाह शाह तुगलक। तुगलक ने। किसने? फिरोज फिरोज शाह शाह तुगलक। तुगलक। दीवान ए बंदगान क्या थी? दासों की देखभाल के लिए एक विभाग थी। संस्था थी। दासों की देखभाल का विभाग क्या था? दीवान ए दीवान ए बंदगान। क्या था? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान विभाग किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज फिरोज शाह शाह तुगलक तुगलक ने। कौन से? दीवान ए बंदगान। कौन से? दीवान ए बंदगान। ठीक है, चलिए इसने सैन्य पदों की वंशानुगत बना दिया। जो सैन्य सेना का पद था उनको वंशानुगत किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सैन्य पदों को वंशानुगत किसने बनाया? फिरोज शाह फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तुगलक ने। तो सैन्य पद पहले वंशानुगत नहीं था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया? सैन्य पद को वंशानुगत बना दिया। ठीक है, समझ में बात करिए। बताइए, दीवान ए बंदगान क्या था? दासों की देख-रेख के लिए एक विभाग था। ऐसे याद नहीं रहता है तो ट्रिक से याद कीजिए। दास लोग ठीक बताइए। दास लोग बंधन में रहते थे, तो बंदगान मतलब बंधन में, दीवान है बंदगान। ठीक है, और दीवान है खैरात, ये सब बताइए दीवान है को ही। ठीक है, खैरात। चलिए इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। क्या बना दिया? सैन्य पदों को वंशानुगत सबसे पहले किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अपनी आत्मकथा की रचना की, जो क्या थी? फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। इसका मतलब है कि फिरोज शाह तुगलक पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो उनकी आत्मकथा थी। कौन सी? फतुहात ए फिरोज शाही। ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी आत्मकथा की रचना की फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बोल रहा है? हाँ, बोल रहे। फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात ए फिरोज शाही की आत्मकथा की रचना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, नाम में ही छिपा है फिरोज शाही। चलिए, इसने गियासुद्दीन बरनी एवं जियासुद्दीन बरनी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। याद रखिएगा, कौन से शासक थे जिसने जियासुद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज नामक अफीफ की अपना संरक्षण प्रदान किया था? कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी संरक्षण प्रदान किसके द्वारा किया गया? जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज। जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज उनके संरक्षण में थे। फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में थे जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज। इनके संरक्षण में थे, फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में थे। इसने जो ज्वालामुखी मंदिर है, ये पुस्तकालय से लूटे गए। ज्वालामुखी मंदिर में एक पुस्तकालय था। ठीक है, उनके द्वारा लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही के नाम से अनुवाद किया। ठीक है, हाँ, तो 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी में विद्वान जो थे अपाउद्दीन, उन्होंने ट्रांसलेट किया। ठीक है, दलायते फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, पा गए थे 13 में से अपाउद्दीन द्वारा। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन ट्रांसलेट करते थे? बताइए। संस्कृत से फारसी में। जिया नक्शबी संस्कृत से फारसी में। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन करते थे ट्रांसलेट? अपाउद्दीन। कौन करते थे? अपाउद्दीन। फिरोज शाह तुगलक के समय अपाउद्दीन। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जिया नक्शबी। कौन? जिया नक्शबी। और फिरोज शाह तुगलक के समय अपाउद्दीन। कौन? अपाउद्दीन। एक ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेट करते थे, यानी पुस्तक लिखते थे। ठीक है, मतलब दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करके लिखते थे, अनुवाद करके। ठीक है, इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए। ठीक है, चांदी और तांबे के मिश्रण से एक निर्मित
मुद्रा का निर्माण करवाया जिसका नाम था अद्धा और अद्धा एवं विक। विक। अद्धा एवं विक। अद्धा एवं विक इनके द्वारा मुद्रित सिक्का था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अद्धा एवं विक। विक। अद्धा एवं विक। विक। ठीक है। याद रहता था कि विक। हाँ बोलिए बोलिए। ठीक बताइए ना इसमें। चलिए ना। ट्रिक लीजिएगा। ना ठीक है। अद्धा एवं विक। चलिए, फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। ठीक है। फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हो गई? 1388 में। कब? 1388 में। फिरोज सितंबर महीना में हुआ था। सितंबर महीना में हुआ था, उतना याद नहीं रखना। 1388 में हुआ था। ठीक है। चलिए, फिरोज काल में निर्मित जो खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना किससे की? जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से। ठीक है। जेरूसलम में मस्जिद उमर के मस्जिद से। उमर का मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में। कहाँ है? जेरूसलम में। उमर का मस्जिद कहाँ है? जेरूसलम में। जेरूसलम इजराइल। यहूदियों का ना। देखिए, जेरूसलम जो है ना, उसमें यहूदी भी है, यहूदी का भी है, मुस्लिम का भी है, ईसाई का भी है, मतलब सबका चारों धार्मिक धर्म का स्थान। एक इधर है, वो ठीक इधर है। बना हुआ है। इसीलिए जेरूसलम बहुत ही वहाँ पे इम्पोर्टेंट अगर है। आप जाइएगा ठीक है। यहूदी में कि हम भी चलिए। यहूदी बनेंगे, चलिए। बना देगा वो। तो जेरूसलम के लिए बोलता है कि यहूदी सब बोलते नहीं, सब बोलता है कि मेरा जगह है जेरूसलम, कोई बोलता है मेरा जगह है जेरूसलम। नहीं समझे बात को? चलिए, तो जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद जो है उन्हीं का तुलना किया किसके साथ? खान ए जहां तेलंगानी से। ठीक है। तो खान ए जहां तेलंगानी क्या है? फिरोज शाह तुगलक का फिरोज काल में निर्मित एक मकबरा है। ठीक है। फिरोज काल में निर्मित एक मकबरा खान ए जहां तेलंगानी था, उनका तुलना किसके साथ किया? जेरूसलम में निर्मित मस्जिद उमर के मस्जिद से। उमर के मस्जिद से। खान ए जहां तेलंगानी। खान ए जहां तेलंगानी। खान ए जहां तेलंगानी। खान ए जहां तेलंगानी। ये मस्जिद किसके समय में बना था? मकबरा किसके समय बना था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। खान ए जहां तेलंगानी मकबरा किसके समय बना था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। फिरोज शाह तुगलक इनके द्वारा बनाया गया खान ए जहां तेलंगानी मकबरा का तुलना किससे किया? उमर के मस्जिद से। जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से। सुल्तान फिरोज तुगलक जो थे, उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो पूछेगा कि कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक का। 56 कोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। 56 कोट दुर्ग किसके अंदर? गयासुद्दीन तुगलक। 56 कोट जो था दुर्ग, वो किसमें था? तुगलकाबाद के अंतर्गत अंदर दुर्ग था। ठीक है। बताइए, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है ना दिल्ली में, अरुण जेटली नाम कर दिया है फिरोज शाह तुगलक। भाई उसका वो खंबा के नाम पर रखा विराट कोहली का, है ना? बास्केटबॉल में अरे सचिन तेंदुलकर का नाम बास्केटबॉल में मूर्ति बना दिया। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है। और खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? खुसरो खां। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे? खुसरो खां। खुसरो खां किसको मरवा दिए थे? मुबारक खां को। खुसरो खां को कौन मरवा दिए थे? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक ने क्या कर दिया? तुगलक वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। चलिए, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुए? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है। यानी कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए और ये पालम तक ही रह गया था। ठीक है। इसका शासन कहाँ तक लग गया था? दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। किसका शासन? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग जो है, तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। पूछेगा कि तैमूर लंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान के समय में आक्रमण किया। ठीक है। पूछेगा कि नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने। किसने? तैमूर लंग ने। किसने? तैमूर लंग ने। ठीक है। दिल्ली पर आक्रमण किया किसने? तैमूर लंग ने। किसके समय में? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में। ठीक है।
और इल्तुतमिश के समय में भी एक चंगेज खां जो थे, चंगेज खां से बचने के लिए जो ख्वारिज्म के शासक थे, ठीक है, वो शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आए, लेकिन इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया। और बलबन ने मंगोलों से अच्छा से अपने दिल्ली को सुरक्षित रखा, ठीक है। और किनके समय में 6 बार आक्रमण हुआ। 6 बार आक्रमण हुआ। अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोलों का 6 बार आक्रमण हुआ भारत पर, ठीक है। कितने बार? 6 बार, ठीक है। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। समझे बात को? चलिए, और तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन हुए? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। और इनके समय में कौन आक्रमण किए थे? तैमूरलंग। सब आक्रमण याद हो गया कौन किसके समय में किए थे? तैमूरलंग आक्रमण किसके समय में किए थे? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में, 1398 में, ठीक है। नासिरुद्दीन के समय में ही जो मलिक कुर्सस जो पूर्वाधिपति थे, उपाधि के धारण से एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पूछेगा कि जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मलिक सरवर ने। किसने? मलिक सरवर ने। किसने? मलिक सरवर ने। और मलिक सरवर एक हिजड़ा थे। क्या थे? हिजड़ा थे। और यही हिजड़ा ने, यही मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? मलिक सरवर ने। किसने? मलिक सरवर ने, ठीक है। चलिए, नासिरुद्दीन के समय में ही मलिक कुर्सस की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा, देखिए मलिक कुर्सस उपाधि धारण किए थे किसका? नासिरुद्दीन के समय मलिक कुर्सस उपाधि धारण किए थे मलिक सरवर, ठीक है। चलिए, मलिक सरवर। और मलिक सरवर ने कौन से नगर का स्थापना किया? जौनपुर को स्वतंत्र बनाया। वैसे जौनपुर नगर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? मलिक सरवर ने, ठीक है। चलिए दोस्तों, यही हम अपना आज समाप्त करते हैं हिस्ट्री का। अगर आपको इस ग्रुप में सम्मिलित होना है तो लाइव आप जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। 1000 सब्सक्राइबर होगा तो हम लोग लाइव आके आपके साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, यहीं पर हम अपना ग्रुप डिस्कशन समाप्त करते हैं।